आज हिंदुस्तान में हर मुसलमान परेशान है और बीजेपी की अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं रहने की वजह से वो बिल जो है अभी तक पास नहीं हुई। मगर हमेशा जो है पार्लियामेंट में उठ के बोलती है कि हम मुसलमानों के हक और हकूक़ के वास्ते बात कर रहे हैं, हम जो है उनको मदद करना चाह रहे हैं। वो लोग मेन स्ट्रीम से हमारे को हटा के हमारे को जो है रखना चाहते हैं। वैसी पार्टी जो है हमारे हक में अच्छा करती बोले तो ये एक मजाक की वैसी बात है। ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे मुसलमानों को एक डर खौफ के मामले में लाने के लिए लीड कर कर जो है इसको सपोर्ट नहीं करे तो क्या ये बिल रुक सकते सर? बिल्कुल रुक सकती, क्योंकि आज लोकसभा में सिर्फ एक तेलुगु देशम एंड जनता दल को छोड़कर कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, माने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने और उनको तकलीफ देने, ये मुस्लिम बिल को कभी ट्रिपल तलाक बोलकर ला लिए, कभी एनआरसी बोलकर ला लिए, टारगेट करने के वास्ते और सारे हिंदुस्तान की आवाम को जो है डाइवर्ट करने के वास्ते जो है ये काम किया जा रहा है। इसमें एनडीए में जेडीयू और टीडीपी इनको जो है मदद नहीं देना चाहिए। वो ये हिंदूज को ये दिखाना चाह रहे कि हम मुसलमानों को जो है हम काबू में रख रहे हैं। बिल्कुल हो सकता, क्योंकि तब और इन केस अगर ये बिल अगर पास हो जा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वाईएसआरसीपी इसके ऊपर क्या करने देते हैं? हम तो इस बिल को पास होने नहीं देंगे। ये जो अच्छे काम करने के लिए वक्फ बिल को लेकर वक्फ ज़मीनों को जो दिया गया है उनको बचाने में नाज़रीन, मैं हूं सैयद महमूद पीर। आज हिंदुस्तान में हर मुसलमान परेशान है, चाहे वो मुतवल्ली हो या मस्जिद का प्रेसिडेंट या दरगाह का या फिर आशुर खाने का, चाहे जो भी लफ्ज़ वक्फ से जो रिलेटेड है वो हर कोई परेशान है। और उसके साथ साथ हर वो मुसलमान जो मस्जिद में नमाज को जाता और दरगाह को जो भी संदल इसको जाता वो भी परेशान है। परेशानी की वजह यह है कि जो है वक्फ एक्ट 2024 का जो बिल पार्लियामेंट में जो पेश करे हैं उसको पास करने के लिए, उससे जो है परेशान है। और बीजेपी की अक्सरियत में नहीं रहने की वजह से वो बिल जो है अभी तक पास नहीं हुई। और इस बिल के ऊपर जो है पोजीशन और रूलिंग पार्टी वालों से जो है अपोजिशन पार्टी वाले बहस करने के बाद रूलिंग पार्टी जो है इस बिल को जो है पूरा अगर कुछ भी अगर आपको रिलेटेड इसके ये कुछ ड्रॉप आउट्स करना है, इसके अंदर क्या रखे तो अच्छा रहता, क्या नहीं रखे तो अच्छा रहता, बल्कि जो है पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई सो है उसको जो है दे दिया गया है। और आज हमारे साथ इस बिल के ऊपर बात करने के लिए रियासत आंध्र प्रदेश के साबिका एमएलए जनाब अब्दुल हफीज खान साहब है। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये बिल के ऊपर, क्योंकि वाईएसआरसीपी भी जो है ये बिल को अपोज कर कर जो है ये बिल को रुकाने में जो है वाईएसआरसीपी का भी हाथ है। तो इन वाईएसआरसीपी के पार्टी के एमएलए थे साबिका, उनसे आज हम बात करेंगे कि इस बिल में आखिर है क्या और इस बिल से क्या है बोलने का। साहब साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आज जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर हर मुसलमान हर हिंदुस्तान जो है परेशान है। आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है साहब, इसके बारे में? पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक अच्छे मुद्दे पे जो है आज बात हो रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल बीजेपी पार्टी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक भी एमपी या एमएलए सीट मुसलमानों को नहीं दी, मगर हमेशा जो है पार्लियामेंट में उठ के बोलती है कि हम मुसलमानों के हक और हुकूक़ के वास्ते बात कर रहे हैं, हम जो है उनको मदद करना चाह रहे हैं, वक्फ की बिल को बेटर करना चाह रहे हैं। माने जो लोग जो पार्टी जो है ये बोलती है कि हमको मुसलमानों के वोट ही नहीं चाहिए, आप लोगों को कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, वो लोग मेन स्ट्रीम से हमारे को हटा के हमारे को जो है रखना चाहते हैं। वैसी पार्टी जो है हमारे हक में अच्छा करती बोले तो ये एक मजाक की वैसी बात है। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये लोग पहली बात, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर है उसको पूरे के पूरे मैक्सिमम पावर्स उनके हाथ में दे देना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़, वक्फ बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स भी आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आते हैं, एंड मुस्लिम एमपीस आते हैं, मुस्लिम एमएलएस आते हैं, मुस्लिम एक्स जजेस आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, मुतवल्लीस आते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज का जो है वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बनते हैं। उस इलेक्शन प्रोसेस को भी ख़त्म कर देना चाह रहे हैं, ओनली नॉमिनेटेड रखना चाह रहे हैं। फिर उसमें से ख़वातीन को देना चाह रहे हैं, ख़वातीन को दीजिए, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जो साबिक़ा हमारी खुद आंध्र प्रदेश के स्टेट वक्फ बोर्ड थी,
उसमें दो मुस्लिम बहन जो है मेंबर्स थे, बट गैर मुस्लिम लोगों को भी जो है इस बोर्ड में शामिल करना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि जिस तरीके से हिंदू एंडोमेंट्स के ट्रस्ट बोर्ड्स हैं, सिख एंडोमेंट्स के ट्रस्ट बोर्ड्स हैं, उनमें जो आदमी का जिसका जो रिलीजन होता है उसी लोगों को जो है उस बोर्ड में रहकर उनकी कौम के लिए, उनकी मिल्लत के लिए, उनके रिलीजन के लिए खिदमत अंजाम देने के वास्ते रहता। मगर सिर्फ वक्फ बोर्ड में जो है इस तरीके की जो दखल अंदाजी है, ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे मुसलमानों को एक डर खौफ के मामले में लाने के लिए, और इतना डर खौफ में लाना चाह रहे हैं कि वो हर मस्जिद, माने अब तक जो है एक दो मस्जिदों के पास रुके हुए थे, अब वो हर मस्जिद, हर कब्रस्तान, हर आशुर खाना, हर दरगाह की जगह को जो है कल वो लोग अगर बोल देंगे कि ये इनवैलिड है और इसके आप पेपर्स आप जो है प्रूफ करो बोले तो अब तक क्या है, वक्फ बोर्ड प्रूफ कर लेती हुई आ रही थी, रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड जो है दोनों मिलकर मेंटेन करते थे। तो उसको जो है पूरे का पूरा अगर कलेक्टर लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चल जाएगा तो मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी ये समझ रही है कि सारे के सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किसी तरीके से एक एक डर और खौफ के मामले में ला लेना बोलकर एक कोशिश जो है बीजेपी गवर्नमेंट करना चाह रही। एंड बीजेपी गवर्नमेंट को आज एनडीए में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टीज दोनों हैं। मैं आपके ज़रिए उन दोनों पार्टीज़ को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पास, आप ये दो पार्टीज़ को भी जो है मुसलमान वोट दिए हैं, उनके दोनों पार्टीज़ में मुस्लिम कायद हैं, एंड ये दो पार्टीज़ जो है मुसलमानों के साथ एक लंबा इनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो ये दो पार्टी अगर एनडीए में क्योंकि हैं, अगर वो लोग रोकेंगे तो ये बिल ज़रूर जो है रुकेंगे। तो रिसेंटली साहब वो जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट में जो है तेलुगु देशम सपोर्ट करे बोल के बोल रहे हैं, तो माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे फारूक साहब भी जो है उन्होंने भी खोला एक प्रेस नोट दिए और उन्होंने भी ऐलान करे कि जो है ये बिल के ऊपर जो है ना फिर दोबारा जो है इसके ऊपर ये करे जो है, फिर और एक बार जो है इसके ऊपर मश्क कर जो है इसको दोबारा पेश करना होगा। फारूक भाई एक सीनियर सियासतदान है, हम उनकी इज्जत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिए हैं। मगर मैं ये चाहता हूँ कि फारूक भाई उनके पार्टी के सुप्रीमो और अब सीएम चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करें, उनके पार्लियामेंट्री लीडर जो कृष्णा देवराया साहब हैं लोकसभा में, उनसे बात करें, और राज्यसभा में जो उनके पार्लियामेंट्री लीडर हैं उनसे बात कर कर पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ ठहरना ज़रूरी है। आज उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो ये मैं जो है मैं आपके ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फारूक भाई से, क्योंकि वो बहुत सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ उनका भी जो है सियासी जर्नी शुरू हुई है। बड़ी खुशी की बात है वो आज मिनिस्टर भी हैं। तो वो उन्होंने जो है लीड लेके ये बिल को सपोर्ट नहीं करने के वास्ते मूवमेंट को लीड लेकर काम करना चाहिए। ये आप जैसा बोल रहे हैं अगर उन मूवमेंट को लीड कर कर जो है इसको सपोर्ट नहीं करे तो क्या ये बिल रुक सकते साहब? बिल्कुल रुक सकती, क्योंकि आज लोकसभा में मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बाद में तेलुगु देशम एंड जनता दल यूनाइटेड के पार्लियामेंट मेंबर्स के वजह से ही है। इसीलिए अगर तेलुगु देशम पार्टी एंड जनता दल यूनाइटेड पार्टी दोनों भी अगर इस बिल को रोकने में सही तरीके से मदद करेंगे तो ये बिल क्या आने वाले दिनों में कोई भी माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, माने उनको खास तौर पे तकलीफ पहुंचाने के वास्ते जो काम करना चाह रहे हैं, वैसी कोई भी बिल जो है नहीं आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर इन केस अगर ये बिल अगर पास हो जाएंगी तो फिर इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा सर? ये बिल पास हो गई तो इसका नुकसान सारे हिंदुस्तान के हर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो मस्जिद रहने दो, कब्रस्तान रहने दो, दरगाह रहने दो, आशुर खाना रहने दो, सारे के सारे लोगों को जो है इस बिल के वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। सब अगर बिल अगर पास हो गई नुकसान उठाना है। खुदा ना खास्ता हम ये चाहते हैं कि बिल पास ना हो, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला अगर इन केस अगर बिल अगर पास हो गई तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा सब? नहीं, पहली तो बात जो है लोकसभा में तो उनको नंबर्स हैं, इंशाल्लाह राज्यसभा में पूरे अपोजिशन पार्टीज एकजुट हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी जो है खुलकर दिल्ली में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने सारे पार्टीज को बुलाया था। उन सारे पार्टीज के एमपीस आए थे। तो वो पूरे एमपीस आकर
हर पार्टी की तरफ से जो अपोजिशन में है, सिर्फ एक तेलुगु देशम एंड जनता दल को छोड़कर सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज के एमपीज आए वहां पर, और उन्होंने खुली तरीके से इस बिल को रोकने में पूरी मदद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर देता बोल के वो लोग बात जबान दिए हैं। और हमारे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर एमपी मिथुन रेड्डी साहब बोले कि हम इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुस्लिम अक़लियतों के साथ कंधे को कंधा मिलाकर ठहरे हुए रहेंगे इंशाल्लाह। ज्यादातर जो है लोगों को, और ये भी जो है कि जो पार्लियामेंट्री जो जॉइंट कमेटी है उससे जो है कुछ फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है सर? नहीं, देखिए, एक प्रोसेस है पार्लियामेंट में, जो है उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को डाला है। उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को चाहिए कि हर कोई रिप्रेजेंट करे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तेलुगु देशम पार्टी एंड जनता दल यूनाइटेड इस चीज़ को, क्योंकि वो अच्छी तरीके से समझते हैं और दोनों भी जो है बहुत सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं, चंद्रबाबू नायडू साहब एंड नीतीश कुमार साहब, और इन दोनों को जो है मुस्लिम अक़लियतों के बारे में, उनके मसले मसाइल के बारे में सारी चीज़ें उनको अच्छी तरीके से मालूम है। करीब करीब 30-40 साल का उन लोगों को तजुर्बा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, माने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने, उनको तकलीफ देने, उनको इनसिक्योर फील कराने के वास्ते, उनके ही देश में उनको इनसिक्योर कराने के वास्ते ये बिल लाया जा रहा है। इससे किसी को फायदा नहीं है, कोई हिंदू भाई को फायदा नहीं है, कोई क्रिश्चियन भाई को फायदा नहीं है। फायदा होने वाला काम जो है बीजेपी अगर करी तो सब लोग उसमें तायद करेंगे, साथ देंगे। आज हिंदुस्तान को चाहिए कि एक स्ट्रांग इकोनॉमी बने, स्ट्रांग जॉब क्रिएशन का रिसोर्स बने, स्ट्रांग स्किल्ड इंडिया बने। तो ये जो चीज़ों के ऊपर उन्होंने, बीजेपी ने जो वादे किए हैं, उन पर अगर वो वादों पे अगर काम करे कि जो प्राइस रिडक्शन है, माने दाल चावल का जो प्राइस रिडक्शन करना चाहिए, बेस्ट एजुकेशन देना चाहिए, बेस्ट एंड फ्री हेल्थ केयर देना चाहिए, स्किल इंडिया बनाना चाहिए। सारे वर्ल्ड को हम लोग ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर स्किल जॉब्स में जो है हम लोग नौकरियों पे जो है हमारे यंग इंडिया को भेज सकते हैं। इस तरीके के काम करेंगे तो अपोजिशन भी जो है मजबूर हो जाएंगी क्या उनकी तारीफ करने के वास्ते और तायद करने के वास्ते। मगर ये जो काम है, ये सारे कामों को डाइवर्ट करने के वास्ते ये मुस्लिम बिल को कभी ट्रिपल तलाक बोलकर ला लिए, कभी एनआरसी बोलकर ला लिए, कभी वक्फ बिल बोलकर ला लिए, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलकर ला लिए। तो ये सारे बिल्स सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करने के वास्ते और सारे हिंदुस्तान के आवाम को जो है डाइवर्ट करने के वास्ते जो है ये काम किया जा रहा है। इसमें एनडीए में जेडीयू और टीडीपी इनको जो है मदद नहीं देना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपके जरिए। ये हिंदू, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले उनको बहकाने के वास्ते और उनको कंट्रोल में लाने के वास्ते बोल के, तो क्या ये हिंदू पोलराइज्ड वोट्स के वास्ते इसको मैं बोल ले सकता हूँ? क्योंकि अभी आने वाले जो 4 स्टेट्स में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के वास्ते उनको वो ये हिंदूज को ये दिखाना चाह रहे कि हम मुसलमानों को जो है हम काबू में रख रहे हैं। बिल्कुल हो सकता, क्योंकि कोई देखिए डेवलपमेंट के मुद्दे पे अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो जो है आज के हालात में बीजेपी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पेट्रोल का डीजल का रेट नहीं कम हुआ, अनाज का रेट कम नहीं हुआ, आपको जो है मिनिमम जो रेट देना है फार्मर्स को वो नहीं दे रहे हैं। तो आज की तारीख में फार्मर्स आपसे खुश नहीं है, अनएम्प्लॉयड आपसे खुश नहीं है, आपसे महिलाओं का जो है कहीं पर सिक्योरिटी सही नहीं है। आज तक भी देश में जो है रोज़ कहीं ना कहीं रेप हो रहा, कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम चलते जा रहा, और जुडिशरी को जो है एक्सपीडाइट करना है सारे केसेस को, एक 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 स्ट्रांग इकोनॉमी को बिल्ड करना है। एक हम लोगों को जो है चाइना से, अमेरिका से, यूरोप से आगे बढ़ने वाली फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग होना है एंड स्ट्रांग इकोनॉमी को क्रिएट करना है। इस तरफ जो है बीजेपी फेल हुई है, इसीलिए जो है ये सारे मुस्लिम बिल्स को ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसके बारे में गलत सलत अफवाहें फैला करके हिंदू भाइयों का वोट लेने के चक्कर में जो है ये सारी सियासत चल रही है। और दूसरी बात साहब, और एक गुज़िश्ता हुकूमत में जो है जब आपकी वाईसीपीपी जो है बीजेपी से मिलकर जो है पूरा ये करी, तो बाद एनआरसी सीए यूसीसी बिल्स को जो भी जो बिल्स पास हुए, जब वाईएसआरसीपी जो है उसको नहीं रोकी बोलने का एक धब्बा। लेकिन आज ये मालूम हो गया कि
वाईएसआरसीपी जो है इस बिल को जो है खिलाफ करे सो है, इसके बारे में आपका क्या है सर? मैं आपको एक चीज वाजे करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हमारे एनआरसी की बिल को सपोर्ट करी पार्लियामेंट में, मगर हम लोगों को जब मालूम हुआ कि एनआरसी और एनपीआर का जो है असल एजेंडा कुछ और है, ये हम लोगों को जो बताया गया था कि ये सिर्फ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के वास्ते एंड बॉर्डर स्टेट्स के वास्ते जहां पर इन्फिल्ट्रेशन है वहां पर कंट्रोल करने के वास्ते कर रहे बोलकर हमको बताया गया था, गुमराह किया गया था। तो हमने वोट डाला, मगर हिंदुस्तान में वाहिद पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है जिसने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके बोला कि हम एनआरसी को इस फॉर्मेट में हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो माइनॉरिटीज के बारे में रहने दो, चाहे मेजॉरिटी सेक्शन के बारे में रहने दो, सब बराबर हैं हमारे वास्ते। और हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब का मानना यह है कि सब लोग मिलकर रहना है, खुश रहना है और सब मिलकर तरक्की करना है, ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। इसीलिए जो है एनआरसी की हमने रेजोल्यूशन पास करके उसको रोका है। ट्रिपल तलाक के मामले में हमने बिल के खिलाफ वोटिंग की है। अभी वक्फ बोर्ड के बिल में जो है हमने खिलाफ वोटिंग की है। तो हमारा एजेंडा जब और अब एक ही है कि वाइजैक में नरेंद्र मोदी साहब को डायस पर रखकर, जगन मोहन रेड्डी साहब एक वाहिद लीडर है जिसने कहा था कि हमको और आपको, हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट के बेनिफिट के वास्ते है। हमारा जाति आपके साथ कोई ना रिश्ता था, ना है और ना रहेगा सियासी रिश्ता बोलकर भी वाजे की गई थी बात। मगर फिर भी बार बार जो है तेलुगु देशम पार्टी हमारे को पिछले 5 साल में ये हमारे ऊपर लगाती गई, इल्ज़ाम लगाती गई कि हम लोग बीजेपी के साथ है बोलकर, जबकि बीजेपी के साथ खुलकर एनडीए में इलेक्शन लड़कर आज प्राइम मिनिस्टर पे की कुर्सी पर बिठाने वाले आदमी चंद्रबाबू नायडू जी साहब। जी जी जो चंद्रबाबू नायडू साहब नंबर 2 पोजीशन पे है, नरेंद्र मोदी साहब नंबर 1 पोजीशन पे है बोलकर मीडिया बोल रही। जी तो अगर चंद्रबाबू नायडू साहब इस चीज को रोकेंगे तो सारा मुल्क का मुसलमान जो है उनकी तायद में जो है शुक्रिया अदा करेंगे। जी साहब। साहब और इन केस अगर ये बिल अगर पास हो जा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वाईएसआरसीपी इसके ऊपर क्या करने जा रही है नहीं, सर? हम आखिरी तो सवाल। इस बिल को पास होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो ये थे जनाब हफीज खान साहब, साबिक एमएलए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू पोलराइज्ड वोट्स के खातिर भी शायद ये बिल को जो है सामने ला सकते हैं और पार्लियामेंट में जो है इनकी ताकत नहीं रहने की वजह से शायद ये बिल शायद रुक सकती है। और आखिरी में हम जनाब हफीज खान साहब से ये पूछेंगे कि पब्लिक को वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? आखिरी सवाल है सर, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर इसमें सर? देखिए, आज कौम और मिल्लत के वास्ते और हमारे वली अल्लाहों के, बुजुर्गों के, खानखाहों के वास्ते, दरगाहों के वास्ते, मसाजिद के वास्ते, क़ब्रस्तानों के वास्ते, जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो है एक अच्छा काम करने के वास्ते, तालीम देने के वास्ते, यतीम और यसीर लोगों को जो है पढ़ाने के वास्ते, ये जो अच्छे काम करने के लिए वक्फ बिल को लेके वक्फ ज़मीनों को जो दिया गया है, उनको बचाने में कहीं न कहीं जो है हमारी से भी कोताही हुई है। कम से कम अब तो भी हम लोग सब मिल-जुल कर इन ज़मीनों को बचाने की और इससे आने वाली इनकम को बढ़ाने की एक कोशिश करना चाहिए। और इस इनकम को बढ़ने के बाद में उन यतीम, यसीर और गरीब गुरबा मुसलमानों को हर तरीक़े से उनकी जो है मंशा वक़्फ़ के का जो जो भी मंशा है, उस हिसाब से जो है उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल का एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट ये रहा है कि वक़्फ़ प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स के वास्ते हमने जीवो नंबर 60 लाया। मैं जाकर जगन मोहन रेड्डी साहब से बात करके इस जीवो को मैं खुद ऑफिसरों के साथ मिलके बैठ के ड्राफ्ट करा के इस जीवो नंबर 60 को लाया गया है, जिसका मकसद और मतलब यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी रहेगी कि वफ़ के ज़मीन कोई ना बेचना, ना खरीदना, ना कब्जा करना, ना जो है कोई प्लानिंग सेक्रेटरी परमिशन देना कि कोई बिल्डिंग को बना सके। तो इस जीवो को जहाँ तक हो सके हमारे टाइम में
इस जियो को लाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट कराकर हम लोग कई प्रॉपर्टीज को बचाया है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है वो भी इस जियो को इस्तेमाल कर कर सारे प्रॉपर्टीज को बचाने का काम करे। तो हाफिज खान साहब का ये भी कहना है कि सारे मुसलमानों की इबादत गाहों के वास्ते, जैसे मसाजिद हो, दरगाह हो या कब्रस्तान हो, जब वो ज़माने में जो है, जबकि बुजुर्गों ने जो है ज़मीनों को जो है वक्फ कर दिया था, आज वो ज़मीन खतरे में है। आज वैसे ज़मीन खतरे में है। ये बिल ऐसी बिल है जहाँ से हो सकता है कि मस्जिद के जो जायदाद है वो आपके चले जा सकती, और कब्रस्तान जो है गवर्नमेंट के अंडर आ सकती। वक्फ बोर्ड के अंडर रहने के अंदर तक जो है अगर कोई कब्जा करे, तो वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर जो है वो कब्जे को हटा सकते थे। लेकिन एक बार अगर ये गवर्नमेंट के अंदर चले गई, तो नाजरीन इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में ये बिल को जो है कोई किसी भी तरह की जो है ताकत ना मिले, और ये बिल को जो है खारिज कर दिया जाए। और जो गुज़िश्ता जो 1995 का जो और जो 2013 का जो एक्ट चल रहा वक्फ एक्ट का, उसके अंदर जो है अगर मोदी हुकूमत अगर चाह रही कि मुसलमानों के लिए अगर कुछ फायदा कर सके, तो उन्हें चाहिए कि जितनी भी है जुडिशरी पावर जो है वक्फ बोर्ड को दे, ताकि जो है इनके जायदादों से जो है वो इनकम बढ़ा सके, और वक्फ के जायदाद को जो है हिफाजत कर सके। तो ये थे हमारे हफीज खान साहब। हफीज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो द पी टाइम्स में जो है आपका पूरा ये करे साहब। शुक्रिया शुक्रिया सर, सर। शुक्रिया सर। सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर।